मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेमेस्टर 1 हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। यह प्रश्न हिस्ट्री मेजर और माइनर दोनों के लिए है। इसके अलावा भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, सभी यूनिवर्सिटी वालों के लिए आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। आज का हमारा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का वर्णन करें। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का वर्णन करें। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन या परिचय लिखेंगे। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का आंसर लिख रहे हैं, चाहे वह पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो, सबसे पहले हमें परिचय लिखना चाहिए। तो पहला हेडिंग हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में परिचय होगा। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। इनका शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसकी जानकारी हमें मेगास्थनीज की इंडिका, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस से मिलती है। यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकट्स और इंट्रोकॉट्स नाम से जाना जाता है। इसकी जानकारी हमें सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने दी थी। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इन्होंने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी। इनका शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक माना जाता है, यानी इन्होंने लगभग 24 वर्षों तक शासन किया था। इसकी जानकारी हमें मेगास्थनीज की इंडिका, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस से मिलती है। इसके अलावा हमें यूनानी साहित्य में भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा सा जानकारी मिलता है। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि यूनानी साहित्य में इसका उल्लेख क्यों है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल में यूनानी शासक सेल्यूकस को पराजित किया था और उसकी पुत्री कार्नेलिया से विवाह किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही जो यूनानी शासक था सेल्यूकस, उन्होंने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। ठीक है, इसलिए हमें यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा जानकारी मिलता है। इसके अलावा जो यूनानी साहित्य है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकट्स और इंट्रोकट्स नाम से भी जाना जाता है। इसकी जानकारी हमें सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने दी थी। तो यह था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा सा परिचय। आप इसे समझ गए होंगे, 2-4 बार आप पढ़ लीजिए। ठीक है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देंगे प्रारंभिक जीवन। तो चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों को जानने से पहले हम थोड़ा सा इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जान लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती है। कहा जाता है कि चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, नंदवंश मगध के शासक धनानंद के दरबार में रहते थे। एक दिन धनानंद ने चाणक्य का अपमान कर उसे अपने दरबार से बाहर कर दिया। उसी दिन उन्होंने नंदवंश को नष्ट करने का प्रण ले लिया। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलता है। फिर भी ऐसा माना जाता है कि जो चाणक्य थे, जिन्हें कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ये नंदवंश के शासक धनानंद के दरबार में रहते थे। एक दिन धनानंद ने चाणक्य का अपमान कर उसे अपने दरबार से बाहर कर दिया। उसी दिन चाणक्य ने नंदवंश को नष्ट करने का प्रण ले लिया। आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारा है, इसी क्रम में उन्हें खेल खेलते हुए चंद्रगुप्त मिला, जिसे उन्होंने 1000 कारसापन यानी कि तांबे के सिक्के में खरीद लिया और उसे राजनीतिक शिक्षा दीक्षा देकर लड़ने योग्य बनाया तथा एक विशाल सेना का निर्माण किया। तो जब धनानंद चाणक्य को अपमानित कर अपने दरबार से बाहर कर देता है, उसी समय चाणक्य रास्ते में जा रहा होता है, जहाँ पर उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य खेल खेलते हुए मिलता है, जिसे 1000 कारसापन का मतलब है उस समय तांबे का सिक्का चलता था, जिसे कारसापन कहा जाता है। चाणक्य 1000 कारसापन देकर चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लेता है और उसे राजनीतिक शिक्षा दीक्षा देकर लड़ने योग्य बनाता है और इस प्रकार से एक बड़े या विशाल सेना का निर्माण करता है। तो यह था चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में थोड़ा सा जानकारी। अब हम लोग उनकी उपलब्धियों को देखेंगे। अब अगला पॉइंट हम लोग देंगे चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां। सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य द्वारा तैयार की गई सेना की मदद से मगध पर आक्रमण किया, लेकिन वह धनानंद के सेना के सामने टिक नहीं सका और वहां से कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों को किसी तरह से जान बचाकर भागना पड़ा। तो जब कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य अपनी रणनीति को तैयार कर लेते हैं, तो सबसे पहले वे मगध पर आक्रमण करते हैं, क्योंकि जो मगध की जनता था वह धनानंद के शासन या धन इकट्ठा करने की प्रवृत्ति से काफ़ी तंग आ चुकी थी। इसके अलावा जो कौटिल्य था यानी कि जो चाणक्य थे,
उन्हें नंद वंश को नष्ट करना था, इसलिए वे सबसे पहले मगध पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, लेकिन जो कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य की सेना होती है वह उतनी मजबूत नहीं होती है, जिसके कारण से प्रारंभिक समय में वे धनानंद की सेना के सामने हार जाते हैं, यानी वे टिक नहीं पाते हैं। परिणाम स्वरूप किसी तरह से कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों को वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। तो यह था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में शुरुआती संघर्ष। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके उनके उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। पहला उपलब्धि हम लोग देंगे उत्तर पश्चिम सीमा विजय। अगली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर आक्रमण न करके उत्तर पश्चिम राज्यों पर आक्रमण किया। इन क्षेत्रों पर सिकंदर का विदेशी शासन था। सिकंदर भारतीय विजित राज्यों को अपने सैनिकों को सौंप करके भारत से वापस चला गया था। अतः इसका लाभ उठाते हुए बड़ी आसानी से चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब और सिंध प्रांत को जीत लिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तर पश्चिम सीमा विजय को समझने से पहले हम लोग सिकंदर के बारे में जान लेते हैं। तो सिकंदर एक यूनानी विदेशी आक्रमणकारी था। इन्होंने 326 ईसा पूर्व पर भारत पर आक्रमण किया था और यहाँ पर लूटमाट मचाया था। इसके अलावे जो सिकंदर था, इन्होंने कुछ भारतीय राज्यों जैसे पंजाब और सिंध प्रांत को अपने कब्जे में ले लिया था। तो सिकंदर ने जीते हुए भारतीय राज्यों को अपने सैनिकों को सौंप दिया और यहाँ से लूटे हुए सामान को वापस लेकर यूनान चला गया। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम सीमा पर यानी कि पंजाब और सिंध प्रांत पर सिकंदर मौजूद नहीं था। इस कारण से जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इन्होंने बड़ी आसानी से उनके सैनिकों को हरा दिया और यहाँ पर अपना मतलब अधिकार जमा लिया। ठीक है, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य का पहला उपलब्धि था, उत्तर पश्चिम सीमा पर विजय। ठीक है, इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। दूसरा उपलब्धि हमारा है मगध की विजय। जनता अंतिम नंद शासक धनानंद के अत्याचारों और उसके धन इकट्ठा करने की प्रवृत्ति से तंग आ चुकी थी। अतः उत्तर पश्चिम प्रांतों को जीतने के बाद चंद्रगुप्त ने अपना पूरा ध्यान मगध विजय पर लगाया। इस बार चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रवर्तक नामक राजा से सहायता लेकर मगध पर आक्रमण किया। आक्रमण में धनानंद मारा गया तथा मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो गया। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था, उन्होंने उत्तर पश्चिम राज्यों को जीतने के बाद फिर से मगध विजय पर ध्यान दिया, क्योंकि अंतिम नंद शासक धनानंद के अत्याचारों से जो जनता थी बहुत परेशान हो चुकी थी। ठीक है, इस बार चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रवर्तक नामक राजा से सहायता लिया और मगध पर आक्रमण किया। आक्रमण में धनानंद जो होता है वह मारा जाता है और इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य का मगध पर विजय हो जाता है। ठीक है, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य की दूसरी उपलब्धियां थी। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। तीसरा पॉइंट हम लोग देंगे सेल्यूकस निकेटर से युद्ध। सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस बेबीलोन का शासक बना। उसने सिकंदर के भारत विजय के अधूरे काम को पूरा करने के उद्देश्य से पुनः भारत पर आक्रमण किया। इसी क्रम में उसे 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित कर दिया। तो जो सिकंदर था, इन्होंने 326 ईसा पूर्व पर भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, इनका लक्ष्य था कि ये पूरे भारत पर अपना अधिकार जमा ले, लेकिन सिकंदर ने कुछ ही भारतीय राज्यों जैसे पंजाब और सिंध प्रांत पर ही अपना अधिकार जमा पाया था। ठीक है, जिसके कारण से इन्होंने केवल कुछ ही भारतीय राज्यों को जीता और वापस फिर से यूनान चला गया। तो यूनान में जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनका एक सेनापति सेल्यूकस था। ठीक है, सेल्यूकस जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है तो यह बेबीलोन का शासक बनता है, यानी यूनान का शासक बनता है। तो वह चाहता है कि वह फिर से सिकंदर के अधूरे सपने को पूरा किया जाए, इसलिए वह पुनः 305 ईसा पूर्व पर भारत पर आक्रमण करता है। और इस बार जो इनका सामना होता है वह चंद्रगुप्त मौर्य से होता है, यानी इनके साथ युद्ध करना पड़ता है और इस युद्ध में जो होता है वह सेल्यूकस हार जाता है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस से युद्ध होने के बाद एक संधि होता है, उसको भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस को दे दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध होने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो था, इन्होंने अपने 500 हाथियों को सेल्यूकस को दे दिया। दूसरा हमारा सेल्यूकस था, इन्होंने जो भी सिकंदर द्वारा जीता हुआ भारतीय राज्य था, जिसे हेरात हो गया, कंधार हो गया, मकरान तट हो गया, ठीक है, और काबुल हो गया, उस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो भी क्षेत्र था सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा है, अपनी पुत्री हेलेना कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया। यानी कि जो सेल्यूकस था, ठीक है, सेल्यूकस की पुत्री था हेलेना कार्नेलिया, इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया। चौथा हमारा है एक राजदूत मेगास्थनीज इंडिका की जिन्होंने रचना की है,
को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, उसको भी ध्यान में आप रख लीजिए। पहला, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पराजित किया था? तो सेल्यूकस। और दूसरा हमारा है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा राजदूत या कौन सा विदेशी यात्री उनके दरबार में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी, तो इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। तो यह हमारा था चंद्रगुप्त मौर्य का तीसरा उपलब्धि, सेल्यूकस निकेटर से युद्ध। चौथी उपलब्धि हमारा है संपूर्ण भारत पर विजय। प्लूटार्क के अनुसार सेल्यूकस की संधि के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम में अफगानिस्तान सीमा से लेकर पूर्व में बंगाल सीमा तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक मौर्य वंश का विस्तार कर लिया। तो ऐसा माना जाता है कि सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध होने के बाद में, ठीक है, यानी कि संधि होने के बाद में लगभग 6 लाख की सेना लेकर चंद्रगुप्त मौर्य उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, पश्चिम से लेकर पूर्व तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लेता है। तो यह था चंद्रगुप्त मौर्य की चौथी उपलब्धि, संपूर्ण भारत पर विजय। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देंगे मृत्यु। तो यह चंद्रगुप्त मौर्य का कोई उपलब्धि नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनकी मृत्यु के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे, अतः वे 298 ईसा पूर्व में अपने जैन गुरु भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले गए और वहीं उन्होंने तपस्या करके संलेखना पद्धति द्वारा अपना प्राण त्याग दिया। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है, इनके जो राजनीतिक गुरु थे वे कौटिल्य या चाणक्य थे, लेकिन इन्होंने आगे जाकर जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया। तो जैन धर्म अपनाने के बाद इन्होंने 298 ईसा पूर्व में अपने जैन गुरु, यानी कि जैन धर्म को जब अपना लिया तो इनके जैन गुरु कौन थे? भद्रबाहु, ठीक है। तो इन्होंने 298 ईसा पूर्व में अपने जैन गुरु भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में स्थित है वहाँ चले जाते हैं और वहाँ पर संलेखना पद्धति द्वारा तपस्या करके अपना प्राण त्याग देते हैं। संलेखना पद्धति का मतलब है बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए, ठीक है, अपने प्राण को त्यागना। इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य अपने प्राण को त्याग देते हैं। तो यह उनकी मृत्यु के बारे में था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग मूल्यांकन देंगे, तो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अंत में आपको भी मूल्यांकन या निष्कर्ष लिखना है ताकि आंसर अच्छा बने और एग्जामिनर आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स दे। मूल्यांकन में हम लोग लिखेंगे, उपयुक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक महान विजेता होने के साथ साथ एक सफल शासक और धार्मिक उदार वाला व्यक्ति था। इसके अलावा वह पहला शासक था जिसने संपूर्ण भारत को एकत्र करने का प्रयास किया। तो मूल्यांकन में इस प्रकार से कुछ आप लिख लीजिएगा। आशा करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के उपलब्धियों के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।